अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। पाकिस्तान में हर कुछ अरसे बाद इदारों की आईनी हुदूद का सवाल बहस का मौजू बनता है। माजी में यह बहस सिविल और फौजी हुक्मरानों से मुताल्लिक होती थी, लेकिन बदकिस्मती से रफ्ता रफ्ता इसमें अदालत भी एक फरीक बनती चली गई। अवाम, सियासतदान सभी जजेस से ये तवक्को रखते हैं कि वो जाती अनाद, ख्वाहिशात, पसंद नापसंद उससे बिल्कुल आरी गैर जज्बाती अंदाज और गैर जानिबदार दिमागों के साथ तयशुदा कवानीन व आइन के मुताबिक फैसले देंगे, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा नजर नहीं आ रहा। बारी बारी तमामी सियासी जमातें मुख्तलिफ औकात में इस इदारे को हदफ़े तनकीद बनाए हुए हैं, जिसकी बज़ाहिर वजह अदलिया के सियासी और इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत भी है। आला अदलिया के जजेस से एक ये भी उम्मीद लगाई जाती है कि जज कोई सियासी वाबस्तगी ना रखता हो, किसी पार्टी से उसकी हमदर्दी ना हो, उसका झुकाव किसी एक गिरोह की जानिब ना हो। लेकिन मौजूदा दौर में तकरीबन सभी जमातें इस किस्म के एतराज़ात उठाती रही हैं और मखसूस बेंचेस के सामने अपने केसेस लगाने पर यह कहकर एतराज़ करती रही हैं कि उन्हें बेंच की तश्कील देखकर ही फैसले का अंदाजा हो जाता है। इसी किस्म के एतराज़ात मुस्लिम लीग नून की जानिब से गुज़श्ता चंद माह से सामने आ रहे थे। आर्म ट्रांसफर पोस्टिंग के केस को सियासी नौयत का केस बनाया गया और इस केस में दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए अज़ खुद नोटिस की सिफारिश कर दी गई। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जिसके लिए हुकूमत माविनत करती है। यूं ये एक मुकम्मल इंतजामी मामला है, लेकिन इसे सियासी बना दिया गया है, जिसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सिफारिश की बुनियाद पर अज़ खुद नोटिस लिया और एक 9 रुकनी बेंच समाअत के लिए तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले इस बेंच में हैरत अंगेज तौर पर मोस्ट सीनियर 2 जजेस को नजरअंदाज किया गया। आज मरियम नवाज ने भी सरगोदा जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हारी हिमायत के लिए जो लोग बैठे हैं उनको एक्सपोज करके छोड़ूंगी। एस्टैब्लिशमेंट जो तुम्हें कंधों पर बिठाकर लाई थी, वो एस्टैब्लिशमेंट घर जा चुकी है और जो अदलिया में से सहूलतकार तुमने ढूंढे वो तुम्हारे किसी फायदे के नहीं, क्योंकि मरियम नवाज को जो भी चाहे नुकसान हो जाए, मरियम नवाज उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब जुडिशल रिफॉर्म्स और चीफ जस्टिस की लामुतनाही इख्तियार भी मौजूद बहस है। सवाल उठाया जा रहा है कि फर्द वाहिद को अज़ खुद नोटिस से लेकर बेंच की तश्कील, जजेस की तैनाती समेत सभी चीज़ों का इख्तियार होना चाहिए, जिससे मुताल्लिक जो मुतकल्लिल अनानियत है उसका तासुर जाता है। मुख्तलिफ औकात में तजवीज़ दी जाती रही है कि एक 3 रुकनी कमेटी होनी चाहिए जो अज़ खुद नोटिस लेने और बेंच की तश्कील के हवाले से फैसला करे, ताकि किसी भी किस्म की तनकीद से बचा जा सके। इसी मामले पर बात करेंगे जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा, मुमताज़ माहिर कानून है, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट है, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नासरा जावेद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट केस की समाअत थी, अज़ खुद नोटिस था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ले गया था, लेकिन तो कैसे देख रही है दोनों सिनारियोज को? और फिर इसी बेंच के एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब की तरफ से इस सो मोटो की सेहत पर भी सवाल उठा दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, अब ये नए तकाजे शुरू हो गए हैं हर चीज़ पे, और जो करती है अदलिया वो आइन की तशरीह करती है। और ठीक उन्होंने सो मोटो नोटिस लिए, देखिए 90 दिन में इलेक्शन होने थे, तहलील हुए असम्बलियों को कई हफ्ते गुजर गए और 9 अप्रैल इसलिए उन्होंने सदर ने अनाउंस कर दी तारीख इलेक्शन की, क्योंकि ना वो बता रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ना ये जो सूबाई गवर्नर हैं ये इसके बारे में कोई दे रहे थे हतमी तारीख। तो अगर कोई भी ना दे तो जो आइन का तकाजा है कि 90 दिन में जरूर हो, तो किसी न किसी को तो करना ही है। और अगर सदर नासर जावेद साहब, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली तो 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं, लेकिन आज इस बेंच की तश्कील इस अज़ खुद नोटिस के ऊपर खुद जो बेंच के एक मोअज़्ज़िज़ जज हैं उनकी तरफ से सवाल उठाया गया कि इस पर अज़ खुद नोटिस नहीं बनता था, और दूसरा ये कि इसमें जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको शामिल नहीं किया गया, और फिर 2 ऐसे जजेस को शामिल किया गया जिनका कॉन्डक्ट बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो रहा है। अव्वल तो बात यह है कि किसी को ये इख्तियार नहीं कि वो ये कहे कि जी मुझे ये बेंच नहीं चाहिए, मुझे ये बेंच चाहिए, ये मुतनाज़े है, ये मुतनाज़े नहीं। जो अदलिया है उनका तो काम है तशरीह, तो जो बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है, और ये सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार भी उनको है। और ये ऐसी ज़रूरी बात है जिसके ऊपर कोई हतमी फैसला हो नहीं रहा था, तो अगर वो ना सो मोटो नोटिस लेते तो ये कैसे मामला जो था ये तय होता। और अगर ये ना तय हो और वक़्त गुजर जाए इसका इलेक्शन का, तो फिर तो आप समझे कि आइन जो है ना उसकी हमने कर दी है बिल्कुल हद तक। तो आइन को तो इस तरह हम तहलील नहीं कर सकते, आइन को कायम रहना है, और अगर कायम रहना है तो इस बात का हतमी फैसला सिर्फ चीफ जस्टिस ही किसी बेंच से करा सकते हैं। और जो बेंच पे नॉमिनेटेड हैं किसी को इख्तियार नहीं कि इसको मुतनाज़े बनाए।
अगर कोई जज उसमें नहीं शामिल होना चाहते तो उनको तो पहले ही इस पे अपने आप को अलहदा कर लेना चाहिए था। बाकी मैं समझती हूँ बार काउंसिल का अगर उन्होंने कोई रेफरेंस मूव किया हुआ है तो रेफरेंस एक दिन में तो डिसाइड नहीं ना होगा, तो रेफरेंस को अपनी जगह अगर चल रहा है तो चले, जो जजेस हैं इसमें शामिल बेंच में वो तो रहेंगे। और सीनियर जज क्यों नहीं लाए, जूनियर जज क्यों किए, ये भी चीफ जस्टिस का इख्तियार है। उन्होंने अगर सीनियर जजेस को दूसरे कारहाय नुमाया के लिए किया हुआ है नामजद तो उनको वो भी करने दीजिए। सारे सीनियर जजेस को एक तरफ डालना ये किसी का सवाल करने का या ये शिकायत करने का इख्तियार। अच्छा नासिर जावेद साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले के अंदर भी और फिर खासतौर पे एलिवेशन और प्रमोशन ऑफ जजेस के मामले में भी हमने देखा कि खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर सवालात उठे कि भाई ये सिर्फ एक शख्स के पास उसको लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए, सो मोटो के भी, बेंच तश्कील देने के भी, जजेस की अपॉइंटमेंट के भी, यानी उनका हवाला जो है इशारा चीफ जस्टिस की तरफ से था। आपको लगता है कि इस हवाले से कुछ जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस्लाहात की ज़रूरत है जो होनी चाहिए, मैंडेटरी? अगर होना समझे मुनासिब तो सारी जुडिशल काउंसिल जो है कि कमीशन तो है ना जो ये फैसला करती है कि किसने अपॉइंट होना है सुप्रीम कोर्ट में, किसने नहीं होना, और उसके ऊपर उनको इख्तियार है कि वो कुछ ना कुछ अगर करना चाहें इख्तिलाफ तो वो कर सकते हैं। और अगर इसमें तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो अगर इस चीफ जस्टिस के दौरान ये में नहीं होता तो ख़त्म हो जाता है, तो जो अगले आते हैं और वो हैं काजी फाइज ईसा, अगर वो चाहें तो बाकी अपने जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी जजेस की उनको बुला के और सबसे मशवरा करके तो रिफॉर्म्स कर सकते हैं। ये तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर का हिस्सा है ना, ये कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता। अच्छा लास्टली नासिर जावेद साहब, आप देख रही हैं कि बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहा है अदलिया एज एन इंस्टीट्यूशन, इसकी बुनियादी तौर पे इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है और ऐसा क्यों हो रहा है? और हालिया चंद केसेस के अंदर हमने देखा कि बहुत बात होने लगी है इस पर। मैं समझती हूँ कि अदलिया पे इस तरह नुक्ताचीनी करना वैसे ही बिल्कुल गैर मुनासिब है, और अगर ये एक सतून है रियासत का और उनका काम ही तशरीह है आइन की करना, और फिर उसके ऊपर ये कहना कि जी ये फैसले जो हैं ये दुरुस्त नहीं हुए, रिव्यू पिटिशन में चले जाए अगर किसी को फैसले पे एतराज़ है या इख्तिलाफ है, ये तरीका तो नहीं है कि आप इसमें क्रिटिसिज्म करें। तनकीद करना मीन्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इनको अदलिया जो है वो नहीं इसके ऊपर इतना सीरियस नोटिस ले रही और कंटेम्प्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब तो ये नहीं है कि जिसकी मर्जी जो कहे। अब ये क्योंकि आपस में पार्टियों के इतने इख्तिलाफात हो गए, हर शख्स जो है ना वो अपना बयानिया निकाल लेता है और कहता है जी ये अदलिया का बेंच जो है ये ठीक नहीं है, और दूसरा कह देता है दूसरा ठीक नहीं है। तो किस किस की बात सुने आपने? वो गधे की बात नहीं सुनी जो बाप बेटा जा रहे थे, एक कहता था बाप ऊपर चढ़े, दूसरा कहता था नहीं बेटा चढ़े, किसी ने कहा दोनों चढ़े, फिर उन्होंने कहा नहीं ये गधे को इनको लेके जाना चाहिए, उन्होंने डंडे पे रखा तो वो कुएं में गिर गया। अब क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया के साथ ये हालात हो? अदलिया जो है वो बहुत अहम सतून है और उसके ऊपर इस किस्म की तनकीद जो है बिल्कुल नाजायज। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद हमारे साथ मौजूद थी, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट हैं, मुमताज़ माहिर कानून है, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आज एक इंतहाई अहम केस की समाअत और उसके साथ इलेक्शंस के लिए दी गई आईनी मुद्दत 90 रोज। बहुत सारे सवालात सर उठा रहे हैं, आने वाले दिनों में होगा क्या, बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सैयद तलत हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इन दिनों अदलिया जिन तनाज़ात में घिरी है इसकी सोल रिस्पॉन्सिबल सियासतदान है या खुद अदलिया है? देखें, अदलिया है और अदलिया की पुरानी तारीख है और सियासत भी इसके अंदर मुलव्वस है और इस्टेब्लिशमेंट भी इसके अंदर मुलव्वस है। अगर आप मौजूदा तनाज़े पर जाएं तो उसका आगाज कहाँ से हुआ, जब वोट किसका काउंट करना है किसका काउंट नहीं करना पंजाब असम्बली में। तनाज़े का आगाज वहां से हुआ जब रूल्स को और इस्टेब्लिश प्रैक्टिस को तब्दील किया गया और एक नई तशरीह की गई जिसके नतीजे में एक हुकूमत गिरी और दूसरी हुकूमत सामने आई और उसके बाद तशरीहात का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक वो जारी है। तो अगर आप मौजूदा तनाज़े को देखें तो उसके अंदर मेरे ख्याल में अदालती फैसलों ने कलीदी किरदार अदा किया है। दूसरा फिर इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के साथ जो मलाकड़ा है उसकी नई शक्लें सामने आ रही हैं। अब कुछ शवाहिद सामने आए हैं कि पुराने निज़ाम के चलाने वाले अभी भी मुतहर्रिक हैं। जनरल फैज़ हमीद का नाम बार बार लिया जा रहा है
और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की थी मुख्तलिफ इदारों के अंदर, उन इन्वेस्टमेंट्स को अब कैश करवाया जा रहा है। तो जब इस किस्म की तारीख हो तो फिर ज़ाहिर तनाज़ा तो फैलेगा। तलत साहब, अब ये तो ओपन सीक्रेट है, मतलब ये राज तो अब कोई राज नहीं, सब पहले गुलिस्तान जान गए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। आज खुद नोटिस केस की सेहत के ऊपर खुद एक बेंच के मोअज़्ज़िज़ रुकन ने सवाल उठा दिया कि आज खुद नोटिस बनता नहीं था। ये वही केस है, आपको याद होगा, गुलाम महमूद डोगर साहब का केस चल रहा था। 2 जजेस साहिबान ने सो मोटो नोटिस लेने का कहा चीफ जस्टिस को और उस पर सो मोटो नोटिस ले लिया गया। अब सवाल मेरा बड़ा सादा सा है, अदलिया बीइंग कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रही है कि हम आईनी बहरान को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बहरान विद इन अदलिया भी है? बहुत बड़ा बहरान है अदलिया के अंदर, और उसका ताल्लुक सिर्फ आज बेंच के अंदर से उठने वाले एतराज से नहीं है। अगर आप हालिया तारीख पर ही रहें और माजी में ना जाएं, क्योंकि माजी में तो फिर जाएंगे तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। हालिया तारीख आप उठा के देख लें तो जो अगला चीफ जस्टिस बनने वाला है, जस्टिस काजी फायज ईसा, कुछ साल पहले उनके साथ क्या हो रहा था, उनकी बेगम के साथ क्या हो रहा था, उनके बच्चों की जासूसी कैसे करवाई जा रही थी, उनके खिलाफ रेफरेंस कैसे दायर किया गया था। एक तो ज़ाहिर है इतना कुछ पाकिस्तान में होता है कि हमारी यादाश्त जो है महदूद हो जाती है। अगर आप उस तासुब को, उस जहर को जो उगला गया जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में और जिस तरीके से उस केस को ट्रीट किया गया है उनके भाई जजेस की तरफ, वो आपने या मैंने या किसी बाहर के शख्स ने नहीं किया, भाई जजेस की तरफ से बाकी हिस्सा डाला बीच में। जो आजकल लोग नदारत हो गए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते थे करप्शन की, उन जैसे लोग तो मोहरे थे। तो उधर से आप उसका आगाज करें और उसके बाद फिर आप देखें कि किस तरीके से काजी फायज ईसा को इमरान खान के केसेस को टेकअप करने से रोक दिया गया और फिर उनको कैसे बेंच से साइडलाइन किया गया। और अभी भी सीनियर मोस्ट जजेस में से वो और उनके साथ एक और उनका साथी जो उन जैसे ख्यालात कम से कम अपने फैसलों के जरिए रखता है, उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो अदालत के अंदर तो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने खास तरीके से अपने महाज बनाए हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ। और ये जो मामला है ये साकिब निसार की कोर्ट से चल रहा है। दिलचस्प बात ये है आपके व्यूअर्स के लिए, आपको तो ज़रा पता होगा कि हर कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस है उसके नीचे कोई और कोर्ट चलाता है। साकिब निसार के बारे में ख्याल है कि साकिब निसार कोर्ट चलाते थे, जो बिल्कुल गलत ख्याल। उनके नीचे अजमत साहब कोर्ट चलाया करते थे, तमाम मामला अजमत साहब देखा करते थे। खोसा साहब के बारे में ख्याल किया जा रहा था कि खोसा साहब कोर्ट चलाते हैं, खोसा साहब कोर्ट नहीं चलाते थे। एक और सीनियर जज है जो कोर्ट चलाते हैं। तो कोर्ट के अंदर तो महाजराई कोई नई बात नहीं है और आज वो सामने आ रही है। ठीक है साहब, आप कह रहे हैं कि हर जज का कोई ना कोई 2 IC सेकंड इन कमांड रहा है। और हालिया जो आपने तनाज़ात का जिक्र किया उसमें एक इजाफा और करता चलूं कि अभी जो जजेस की तकर्री और एलिवेशन का मामला था तो उसमें तो ऑडियोज भी मंजर आम पर आ गई कि उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में क्या हुआ और फिर चीफ जस्टिस को क्यों उठकर जाना पड़ा। यानी वहीं पर मौजूद अदलिया के जजेस ही चीफ जस्टिस के ऊपर और अपने ही जो ब्रदर जजेस हैं उनके ऊपर सवालात उठा रहे हैं। तो तलत साहब, फिर सवाल यह है कि इस असर को या इस जहर को ज़ाइल किए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन है? मुमकिन बिल्कुल नहीं है। जिस अंदाज से बढ़ा जा रहा है उससे तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जब ये इल्म है आपको कि इस बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज़ात आएंगे, बार की तरफ से भी आएंगे और बाहर से भी आएंगे और अंदर से भी आएंगे, तो बेंच ऐसा क्यों तश्कील दिया गया? जब ये सबको पता है और इक्का दुक्का जिसका आपने खुद कहा कि हर किसी को अब तो पता है, जब डोगर का केस चल रहा था, केस उसकी रीइंस्टेटमेंट का था और उसके बाद उसको इंतखाबात की मुद्दत के तयन के बारे में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। फिर 2 जज साहबान इस्तदा करते हैं, उन 2 जज साहबान को उसी बेंच का हिस्सा बना दिया जाता है। यानी जो दरख्वास्त गुजार है वो अपनी दरख्वास्त पर खुद ही गौर व खौज करने के लिए बैठ गया, फैसला करने के लिए बैठ गया। तो जनाब जब आप इस अंदाज से मामलात को चलाएंगे तो फिर आगे से जवाब भी आएगा। मेरा मानना ये है कि आप गाउन पहन के या अपनी सीट पर बैठकर महज ओहदे के जरिए इज्जत नहीं कमाते। अगर ऐसी बात होती तो साकिब निसार के नाम के डंके बज रहे होते, आज खोसा साहब मुंह छुपाते ना फिर रहे होते और जस्टिस अजमत सईद शेख रिटायर्ड जो हैं वो छुपते ना फिर रहे होते। तो देखना ही चाहिए कि आदात व अतवार क्या हैं, अपना रिकॉर्ड क्या है, आपने काम कैसे किए हैं और सियासी मामलात में अपने आप को इस हद तक उलझा दिया है कि अब तो पता नहीं चलता कि हल्के का कैंडिडेट कौन है और जज कौन है।
और दिस कॉल्स फॉर सम सीरियस रिफॉर्म्स या मेजर सर्जरी की जरूरत है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त तो है नहीं कि हमको पोस्टमार्टम कर सके, इस वक्त सर्जरी कर सके, कोई कमीशन बनाए, इन्वेस्टिगेट करे मामलात को और आगे बढ़े। अभी तो हमने इलेक्शंस कराने हैं और 35 रोज हो गए, 90 रोज की एक आईनी हद है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर इस बेंच की तश्कील इस सो मोटो का क्या मुकद्दर देख रहे हैं आप? देखें, इस सो मोटो का मुकद्दर जो है वो कोई बहुत ताबनाक नजर नहीं आता। मुझे किसी ने बताया था और इसकी तहकीक करने की जरूरत है, क्योंकि एक ही राय इस हवाले से सामने आई है, मैं दूसरी राय ले नहीं पाया। अगर मुझे इल्म होता कि मैंने नुक्ता उठाना है आपके प्रोग्राम में तो शायद मैं 2-4 लोगों से कंसल्ट करता। वो राय ये है कि 90 दिन की मुद्दत के अंदर भी एक हद और मुकर्रर है, यानी आपने इंतखाबात की जिस दिन डेट अनाउंस करनी है और जिस दिन इंतखाबात होने हैं उसके दौरान 44 दिन का वक्फा होना चाहिए। 54 डेज है गालिबन सर, 54 डेज शायद 54 डेज है। और अगर वो 54 डेज का वक्फा नहीं है तो फिर 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना जो है बेमानी हो जाता है। तो एक तो ये जाविया है। दूसरा जाविया ये है कि अब आप प्रोग्राम कर रहे हैं और आप का शो जो है वो मुझे चलना है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप शो करें, आप स्क्रीन पर जाएं, आप प्रोग्राम करें, लोगों को अपने आरा से आगाह करें, तजिया करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखा हुआ है। आप लेकिन ये उस वक्त करेंगे जब आपके लिए स्टूडियो अवेलेबल होगा, जब आपके लिए लाइट्स अवेलेबल होंगी, जब आपके लिए माइक्स अवेलेबल होंगे, जब आपके सपोर्ट स्टाफ मौजूद होगा, जब आपकी सैटेलाइट काम कर रही होगी। तो इलेक्शन भी तो ऐसे ही है ना, इलेक्शन करवाने हैं आपने 90 दिन में, लेकिन भाई उसके लिए आपने रिसोर्सेज भी तो जनरेट करने हैं, उसके लिए आपने सिक्योरिटी जनरेट करनी है, अमला जनरेट करना है, उसके लिए आपने आरओ जनरेट करने हैं। अगर ये तमाम चीजें नहीं है रेहान, तो फिर ऐसा ही है कि आपके पास कुछ भी ना हो और कहा जाए कि आपकी जिम्मेदारी है 7 बजे शो करें, आप तो 7 बजे शो नहीं कर सकेंगे ना फिर। तो मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज अदालत ने तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, अहम सियासी जमातों के फरीकैन को तो बताया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिर नहीं बुलाया जिसने इलेक्शंस कराने। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अलहदा नहीं कर सकते। आज एक और प्रोग्राम के अंदर आप जब बात कर रहे थे तो जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने एक बड़ा सख्त जुमला कहा, उसके बाद खैर वो बात खत्म हो गई, मौका नहीं मिला उनसे बहस करने का। उन्होंने कहा जी कि अगर 90 दिन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन नहीं करवाया तो अदालत उसको उल्टा लटका सकती है। आप अंदाजा करें, ये रिटायर्ड जज साहब फरमा रहे हैं, ये जोम कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उल्टा लटका सकते हैं कि अगर उसने इंतखाबात नहीं करवाए, ये बिल्कुल इसकी कोई आईनी बुनियाद नहीं है। ये आप तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात करवाने हैं और इंतखाबात करवाने के वक्त तमाम इदारे उसके ताबे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ताकत है उतनी ताकत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा। आप तमाम लोगों को फरीक बना रहे हैं। जिसने इंतखाबात करवाने हैं उसको आपने डोरमैट के तौर पर इस्तेमाल करना है क्या? उसको आपने हुक्म देना है, अपनी अताअत करवानी है। ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इंतखाबात ना करवाने का मजाज है, ना इस किस्म की डिक्टेशन उसके मैंडेट के अंदर मौजूद है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब ये बुलाते हैं तो उनकी तरफ से जब सबमिशंस आएंगी, और मैं आपको बता रहा हूँ सबमिशंस यही होंगी कि आपने अगर मामलात लिए हैं अपने हाथ में तो फिर मामला पूरा निभाइए। फिर कहिए फौज को कि मुझे सिक्योरिटी दें, फिर कहिए रेंजर्स को कि मुझे सिक्योरिटी दें, कहिए साखदार को मुझे फाइनेंस दें। आज तो बलोचिस्तान की असम्बली के अंदर इंतखाबात के डिले की करारदाद भी मंजूर हो गई है, तो कहिए बलोचिस्तान असम्बली को कैसा ना करें। तो जनाब गुजारिश ये है कि इस मामले में जिस तरीके से हाथ डाला गया है, मामला पहले ही पेचीदा था, लेकिन जिस तरीके से हाथ डाला गया है उससे मजीद गंभीर और पेचीदा होगा। ठीक है तला साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, मतलब ज़मनन अब क्योंकि बात हो रही है, तो जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला है तो सदर ममलिकत ने जो 9 अप्रैल की तारीख दी है वो कहा जाता है कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 को एक्सरसाइज किया है, तो शायद 58 को भी पढ़ने की जरूरत है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो तारीख भी सदर ममलिकत की तरफ से आ जाए, इलेक्शंस प्रैक्टिकली किस डेट को होने हैं वो इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तय करना है और उस तारीख को सिर्फ इंटीमेट करना है, बताना है सदर ममलिकत को ये तारीख बनती है, इसको हम इलेक्शंस करा सकते हैं, यानी वो भी हतमी नहीं हो सकती। सदर ममलिकत का जो कंडक्ट है वो बेकदरे ममलिकत बन रहे हैं। सदर ममलिकत का जो अंदाज है, जो उनका तरीकाकार है, जो उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा मार्का माना है, ये वही सदर ममलिकत है जिनके बारे में इसी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान एक माइनॉरिटी जजमेंट में कह चुके हैं कि जो इन्होंने रेफरेंस भेजा वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। जो इन्होंने इमरान खान की असेंबली को डिसॉल्व की एडवाइस पर असेंबली डिसॉल्व की वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। सदर ममलिकत के पास अगर इम्यूनिटी ना होती तो मुतअद्दद बार वो प्रोसिक्यूट हो चुके होते। तो सदर ममलिकत ने जिस तरीके से इख्तियार इस्तेमाल किया है उसके बारे में तो मेरे ख्याल में आईनी राय लेने की जरूरत नहीं है।
वो तो बड़ा खुला राज है, लेकिन क्योंकि वो इमरान खान का सदर मुमलिकत है, लिहाजा उसको एक खास सहूलत मुहैया है जो आम सदूर को अवेलेबल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तलत हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जेल भरो तहरीक के मामले पर बात करेंगे। आज मरियम नवाज साहिबा ने कुछ सवालात उठाए और फिर एक सवाल बड़ा सादा सा उठाया है कि अपने लिए बेल और कारकुनान के लिए जेल। इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। इमरान खान की जेल भरो तहरीक क्या है, इसका फायदा किसे होगा? खुद तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें शायद बताया गया था कि पहले किसी सड़क पर खड़े होकर जो है उन्हें बुलाया जाएगा, वो गिला किया जाएगा, वहां पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, तो सीसीपीओ के ऑफिस जाकर दोबारा हल्ला गुल्ला होगा, शाम को घर वापस आकर सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। लेकिन पहले ही दिन ये प्लान उल्टा गले पड़ गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब की पुलिस वैन से की गई गुफ्तगू से आपको अंदाजा होगा कि प्लान आखिर था क्या और हुआ क्या है। ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, अब न जाने कहां ले जा रहे हैं। मेरा ख्याल था सीसीपीओ ऑफिस लेकर जाएंगे, लेकिन वो गुजर चुका है और कहीं और लेकर जा रहे हैं। आज शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी अदालत पहुंचे और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त दी और इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने शाह महमूद को हब्से भेजा में रखा हुआ है, हमें नहीं मालूम वो कहां है। इसी तरह दूसरे रहनुमाओं की जानिब से भी बेल अप्लाई की जा रही है। कल फवाद चौधरी की तरफ से दावा किया गया कि 700 के करीब अफराद ने गिरफ्तारी दी है, लेकिन पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान और हमनवाओं की कुल तादाद 77 है। कुछ गरीब कारकुन जो जज्बाती होकर जेल चले गए और सोशल मीडिया पर तस्वीर खिंचवाने के लिए पुलिस की गाड़ी तोड़ते रहे, हत्ता कि पाकिस्तान का झंडा तक जलाया गया, उन पर संगीन नौयत के मुकदमात कायम किए गए। कल तहरीक इंसाफ लाहौर जिस तरह से पुलिस की गिरफ्तारियों के लिए आवाज़ें दे रही थी, आज वैसे ही अदालतों को रिहाई के लिए दुहाइयाँ दे रही है। फिर फवाद चौधरी साहब आज भी कारकुनान को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि जेल में उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। फवाद चौधरी साहब का वो जो स्टेटेड पोजीशन है, सॉर्ट अगर प्रोड्यूसर वो भी प्ले कर। चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? लीडरशिप है हमारी, उनको आज शिफ्ट किया जा रहा है जेलों में। हर जेल में जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, वो इंशाल्लाह हमारी लीडरशिप का ऐसा इस्तकबाल करेंगे अपने उन जिलों में कि वो उनको अपनी बारात पे भी ऐसा इस्तकबाल नहीं मिला होगा। अब जेल में कैसा इस्तकबाल हुआ इसकी तो खबर नहीं है, मगर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले रहनुमाओं और कारकुनान को जब जेल ले जाया गया तो कुछ ही देर बाद तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से पहली शिकायत ये सामने आई कि रहनुमाओं के लिए खाना और अद्वियात जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक जेल भरो तहरीक में गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तारी देने वाले तमाम असीर रहनुमाओं को कोट लखपत जेल से बलैया, भक्कर, राजनपुर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 3 MPU में गिरफ्तार दीगर कारकुनान को TG खान जेल भिजवाया गया है। आज पेशावर में भी ऐसे ही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, जहां आवाम की एक बड़ी तादाद तो निकली, लेकिन जेल जाने वालों की तादाद बहुत कम थी। पेशावर में भी एक तरफ फोटो सेशन चल रहा था, जबकि दूसरी जानिब पुलिस गिरफ्तारी देने के लिए ऐलानात कर रही थी। पूरी है, एक बंदा आए, 1000 आए, अदालत भेजे, हम इनको एकमोडेट करेंगे, उनके लिए खाने शाने का और मुर्ग पुलाव का बंदोबस्त भी करेंगे, बेफिक्र रही इस बात। अब जिस अंदाज में ये जेल भरो तहरीक जारी है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये 700 लोगों की गिरफ्तारी का दावा और निकले 77, क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए रेहान साहब, क्या ये खुला तजाद नहीं है कि सियासी तौर पे गिरफ्तार लोगों को 24 घंटे गुजरने के बाद अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सका कि किस जेल में मुंतकिल किया गया? नहीं, आपने तो जेल भरो तहरीक शुरू करनी थी, आज आप बेल्स अप्लाई कर रहे हैं। किसी ने बेल अप्लाई नहीं की, मैं कैटेगोरिकली डिनाइल करता हूं इस बात का। ये ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से चल रही है, उन्होंने बेल अप्लाई की। मजीद आपके कई लोग ऐसे, मैं नाम ले सकता हूँ कि जिसने जमानत के लिए अप्लाई कर दिया है। रेहान साहब, बहुत अहम गुफ्तगू आपकी, अगर आप मुझे सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से कोई बेल अप्लाई नहीं हुई। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिस्पॉन्ड टू मी इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर। नदीम कुरैशी साहब, जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, मुझे उसका जवाब दीजिएगा। जी, मैंने आपको अर्ज कर दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से कोई बेल अप्लाई नहीं हुई, उनकी तरफ से एक दरखास्त गई है। पहले तो मुझे पहले सवाल का जवाब देना कि आप कह रहे हैं कि 700 लोगों ने गिरफ्तारी दी है, 77 लोग आपके गिरफ्तार हुए हैं, और जो 77 हुए हैं वो भी इस वक्त बहुत तिलमिला रहे हैं, तो ये जेल भरो तहरीक कामयाब कर लेंगे आप इस तरह से? देखिए, मैं आपको कर्ज करूँ, जेल भरो तहरीक से मुराद क्या थी? जेल भरो तहरीक से मुराद ये थी कि जिन निहत्ते अपने अपोनेंट पॉलिटिकल वर्कर्स पे आपकी गवर्नमेंट जिस तरह से पर्चे FIR दे रही थी, जिस तरह से उनको कैदों में डाला जा रहा था, तो हम सबने इकट्ठे पेश कर दिया ना अपने आप को। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप 700 कह रहे हैं, 77 लोग गिरफ्तार हैं आपके, मुझे इसका तो जवाब देना सर। जी, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, जितनी गैदरिंग लाहौर में थी वो आपने भी कवर की, मैंने भी कवर की। आज आपने पेशावर कवर नहीं किया। आपने पेशावर में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? कितनी गिरफ्तारी हुई है पेशावर में? देखिए,
बहुत बड़ी फिक्र है। अब ये हमें अगर शो नहीं कर रहे, मेरा सवाल ये है कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए 150 से 200 कारकुन तो अभी तक पता ही नहीं है। आप चले मुझे आप बता दें, आप इतने बड़े एंकर हैं, आप बताएं शाह महमूद साहब कौन सी जेल में है? सर मैं अभी बताता हूँ, सर मैं अभी बताता हूँ आपको। सर ये शाह महमूद कुरैशी साहब की फहरिस्त मेरे सामने है, अब ये सुन लेना सर। शाह महमूद कुरैशी साहब डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में है। पता नहीं है सर, ये मेरे पास आप नाम ले, मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम ले, मैं बताता हूँ कि वेन्यू क्या है। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, रेहान साहब, मैं शाह महमूद साहब के काफिले के साथ था, उनको लगाया गया मुल्तान से उनको लेके जाएगा डीची खान से लेके जाएगा राजनपुर, और उसके मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस वक्त अटक में, डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में, मैं बता रहा हूँ आपको, कंफर्म कर रहा हूँ, जो इस वक्त फहरिस्त मेरे पास है। ये जो आपकी डिटेल जिनको जहां जहां ट्रांसफर किया गया, सबकी डिटेल इस वक्त मेरे सामने है। तो ये सियासत है, ये जमहूरियत है, आपने तो बोर्ड को इज्जत देना है। जेल आप खुद गए हैं, अपनी मर्जी से गए हैं, आप खुद प्रिजन वैन में बैठ के सेल्फियां ले रहे थे, मर्जी से गए हैं, तो क्या इन्होंने कोई क्राइम किया? इन्होंने पाकिस्तान के आपका तो गिला करना बनता ही नहीं है, आपका तो शिकवा करना बनता ही नहीं है। आप तो खुद गिरफ्तारी देने के लिए प्रिजन वैन में बैठ के सेल्फियां ले रहे थे। आज आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है या पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। कौन सा 15 किलो हेरोइन डालने का मुकदमा बनाया सर? तो आज कहते ना उनसे जिनके ऊपर 15 किलो हेरोइन डालने का मुकदमा बना, यही तो कह रहा हूं कि उनको तो पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा था। आज आपको कहां सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? आप तो खुद बखुशी प्रिजन वैन में बैठे हैं। रेहान साहब, एक तो ये 15 किलो हेरोइन का मुकदमा बड़ा इस कौम के लिए अजाब बना हुआ है। नहीं, अब मेरा प्रोग्राम इसके ऊपर नहीं है, मैं इसके ऊपर सेपरेट इश्यू कर लूंगा। इसमें बहुत शोज हो चुके हैं। मुझे ये बताएं ना, आपकी तो जेल भरो तहरीक आपका मिशन है, अब जेल में डाल दिया उन्होंने तो आप तिल मिला रहे हैं। किसने, कौन तिल मिलाया? आप ही, आपकी गुफ्तगू आप कर रहे हैं। आप 24 घंटे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को 24 घंटे सड़कों पर जेल की बख्तरबंद गाड़ी में बंद करके मूव कराएंगे और उनके फुर्सा को पता भी नहीं चलेगा। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी होती है सर, आपको पता है उसका टेन्योर कितना हो सकता है? आप, मेरा ख्याल है कि लीडर्स को तो पता नहीं है, वो अपने कारकुनान को भी मिसगाइड कर रहे हैं। लीडर्स तो बेल लेके बैठे हुए, आज मरियम बीबी ने कहा, और खुद कारकुनान को तरगीब दे रहे हैं कि वो जेल में जाएं। कारकुन आपके बड़े परेशान है। रेहान साहब एक 20-25 सेकंड मुझे दे दे, कुछ नहीं होगा आपको। नहीं, मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 3 MPO के तहत आपको पता है गिरफ्तारी कितने रोज तक हो सकती है? मेरी जान, मुझे बात तो मुकम्मल करने दें। आप 3 MPO है या 16 MPO है, उसके टेन्योर की बात नहीं है। बात इतनी है कि आपने लोगों को गिरफ्तार किया, 24 आवर गुजरने के बावजूद उनके बुरसा को नहीं पता वो किस जेल में। बर्दाश्त करे सर, नेल्सन मंडेला बने चे गुवेरा ये हुकूमत से तार में थी, और सर नेल्सन मंडेला और चे गुवेरा बने ना। देखिए क्या ये हुकूमत इस इंतजार में थी। और नदीम कुरैशी साहब नेल्सन मंडेला बने ना सर अब जी। नेल्सन मंडेला और चे गुवेरा की मिसालें तो देते हैं, बने अब वो। आपको पता है नेल्सन मंडेला ने कितने साल जेल भुगती? चले, लोग हमें डिक्टेटरशिप की मिसाल दिया करते थे, लोग हमें अडियाला जेल की मिसाल दिया करते थे, उनको भी ये बता दीजिए कि वक्त बदलते रहते हैं। पुराने पाक की आयत का तर्जुमा है, हम लोगों के दरमियान दिनों को बदलते रहते हैं। ये डेमोक्रेटिक लोग हैं, ये जमहूरी लोग हैं। कुरैशी साहब, मुझे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, आपसे तफसील से बात करेंगे किस दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।